रहे हैं। ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे दिनेश गुप्ता जी से कि आखिर ये जो राज्यसभा का चुनाव है, जिसे हम कहते थे कि राजा वर्सेस महाराजा, राजा दिग्विजय सिंह कांग्रेस में और बीजेपी में कांग्रेस से आए महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, दो चीजें साफ हो गई है कि दिग्विजय सिंह का जीतना भी लगभग तय है और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जीतना तय है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीतने के बाद अनुमान यह है कि केंद्र सरकार में उनका मंत्री बनना भी तय है। तो दिनेश गुप्ता जी, दरअसल ये सब चीजें विधानसभा चुनाव में कितने मायने रखती है और ये कितना नफा नुकसान करेंगी दोनों पार्टियों का? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का जो नुकसान हुआ है, अब वो उससे अपना कितना डैमेज कंट्रोल वहाँ विधानसभा उपचुनाव में कर सकती है। उसका तो नुकसान जो होना है वो बहुत बड़ा नुकसान है। अब उस नुकसान की वो कितनी भरपाई कर सकती है, क्योंकि उसका जो पार्टी का चेहरा थे 4 दशक से भी जो ज्यादा टाइम से ग्वालियर चंबल रीजन में राजघराने से, महल से जो राजनीति चल रही थी, वो तो अब बिल्कुल बदल गई। अब आप देखेंगे ना कि पूरा महल जो है पहली बार एक साथ आपको एक ही पार्टी में नजर आ रहा है। वहां तो कोई अब वहां के वोटरों में कोई हुआ वो नहीं है कि कौन सा किस तरफ इशारा होगा, भारतीय जनता पार्टी में जाना है, कांग्रेस में जाना है। वहां तो स्पष्ट है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल तो ये आना है कि जो उम्मीदवार वो सिलेक्ट करती है वो जो है उसको कौन सा चेहरा उनको मदद करेगा। क्या दिग्विजय सिंह का करेगा, अजय सिंह का करेगा, कमलनाथ का करेगा? कौन सा चेहरा जो है वो जाएगा कि साहब हमको सत्ता में वापसी करनी है, इसलिए जो है इन उम्मीदवारों को जिताया जाए कि हमको फिर से कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए इन उम्मीदवारों को जिताया जाए। आपको याद होगा राघव जी, जो विधानसभा के आम चुनाव में जो पूरा इलेक्शन कैंपेन था भारतीय जनता पार्टी का, वो ये संदेश दे रहा था कि मुकाबला ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच। कमलनाथ कहीं नहीं थे। उस समय एक नारा था कि हमारे नेता शिवराज, माफ करो महाराज। हाँ, उस वक्त मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये जो पूरा इलेक्शन का जो कैंपेन था वो शिवराज सिंह चौहान वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया ही चल रहा था, उसमें कमलनाथ कहीं नहीं थे। इसलिए आप देखिए कि जो आपको जो देखा है कि जिस तरह से ग्वालियर चंबल रीजन में 34 में से 26 सीट यदि कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर जो है देखने को मिला था कि महाराज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ग्वालियर चंबल रीजन को एक नेतृत्व मिल सकता है, पहली बार मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। वो संभावनाएं खत्म हो गई हैं। भविष्य में कब संभावनाएं बनेंगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो बदली हुई राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी प्रभावित होगी और दिल्ली में जब केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनेंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। पूरा ग्वालियर चंबल रीजन नहीं, पूरे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आपको नए स्वरूप में दिखाई। बिल्कुल। मैं रंजन जी से पूछूंगा। रंजन जी, बहुत सारी बातें साफ कर दी ऋषि पांडे जी ने और जो दिनेश गुप्ता जी ने, उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का जो नुकसान था वो हो चुका, अब वो कितना डैमेज कंट्रोल करती है देखने की बात होगी। लेकिन ये राज्यसभा चुनाव के बाद विधानसभा में क्या कुछ कांग्रेस कर पाएगी? अगर बरैया की हार होगी तो कांग्रेस उसे किस ढंग से लेगी? रंजन जी। अच्छा, हाँ, बीच में आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा था। जी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो आपने बात बोली थी कि बरैया की जगह हार होती है तो भाजपा जरूर कहेगी कि देखिए इन्होंने जानबूझ के उनको नहीं रखा है, लेकिन साथ में कांग्रेस के पास भी तोड़ होगा इस बात का कि देखिए एक दलित को हम जिताना चाहते थे, हमारे पास मजबूत स्थिति, बीजेपी ने ऐसी स्थिति बना दी कि हम वो उस इच्छा को पूरी नहीं कर पाए। तो सेकेंडरी क्या है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसमें जो बीच की स्थिति रखनी इसलिए पड़ेगी कि आप एक तरफ जहाँ भी दोनों तरफ पावरफुल सेंटर्स हैं, दलित हो और अपर कास्ट हो, आप किसी में एक तरफ नहीं जा सकते, एक्सट्रीम नहीं जा सकते। तो जैसे दिनेश गुप्ता जी ने कहा कि एक आपको चेहरा चाहिए, चेहरे का भी अभाव दिख रहा है वहाँ पे, फिर आपको मुद्दा चाहिए, मुद्दा चलेगा नहीं। चंबल क्षेत्र में तो कांग्रेस को नया चेहरा ढूंढना पड़ेगा और उसमें एक नाम ये भी है गोविंद सिंह का, डॉक्टर गोविंद सिंह, जिसको वो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस बना सकती है और अपना चेहरा वहां पेश कर सकती है कि अब महाराज के बिना, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिना कांग्रेस चंबल में गोविंद सिंह के झंडे के नीचे खड़ी होगी। जी, तो करना पड़ेगा जी। वो कितना सफल हो पाएगी? अच्छा, वो पुराने मुद्दे नहीं चलेंगे, पिछले चुनाव वाले नए मुद्दे लाने पड़ेंगे, नए सिरे से बात करनी पड़ेगी, तो कांग्रेस कितना सफल हो पाएगी ये देखना बाकी है। बिल्कुल। मैं पूछता हूँ पांडे जी से। ऋषि पांडे जी, बिल्कुल आपने साफ कर दिया था कि बीजेपी की 2 सीट आना तय है, कांग्रेस की 1 आना तय है और उसमें अपने आप ही ये
उत्तर भी आ गया कि फूल सिंह बरैया का हारना भी तय है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिसके पहले शिवराज सिंह का मंत्रिमंडल का गठन विस्तार होना है और विस्तार में वो तमाम चेहरे आने हैं जो अभी चुनाव लड़ेंगे, जो कांग्रेस के विधायक थे। उस चुनाव में, उपचुनाव में क्या कांग्रेस बरैया की हार को भुनाएगी? वो कह सकती है कि हमने एक दलित चेहरा पेश किया था जो राज्यसभा में जाता, लेकिन इन 22 विधायकों के इस्तीफे की वजह से ये चेहरा नहीं जा पाया। इसके लिए ये 22 विधायक दोषी हैं, इसलिए आप इनको हराएं। आपकी राय इसमें? ये नारा, ये वाला तर्क उस समय ज्यादा कारगर होता जी, जब बरैया का नाम कांग्रेस उस समय डिक्लेयर करती थी, जबकि सिंधिया कांग्रेस में ही थे। जी, ठीक है, ये सिंधिया के जाने का पोस्ट सिंधिया इफेक्ट है कि उन्होंने बरैया का नाम दिया। कांग्रेस भी जान रही है ये जो चौथी सीट है, 3 तो जिन पे चुनाव होना, जिनमें शाश्वत जिनको जाना है वो तय है 3, चौथी सीट पे जिसपे फाइट होना है उसके लिए अवसर ही नहीं है। तो इसलिए फिर दूसरा ये कि इस समय का जो चुनाव है, जो ग्वालियर चंबल संभाग का जो चुनाव है, वो सिंधिया का मुद्दा है। उसमें बीजेपी भी सिंधिया का मुद्दा को उठा रही कि महाराज हमारे साथ, और कांग्रेस उनको दल बदलू, विश्वासघात, तमाम जो भी विशेषण उनसे वो नवाजेगी। और सिंधिया ही एकमात्र मुद्दा है जिसपे, क्योंकि तमाम मुद्दे एसटी वाले मुद्दे पे एक चुनाव हो चुका है, पिछला विधानसभा चुनाव में उसका खामियाजा बीजेपी भुगत चुकी है। अब उसी मुद्दे पे दूसरी बार, और इस समय कोई ऐसा माहौल नहीं है देश प्रदेश में, ऐसा कोई माहौल नहीं है जिससे कि वगैरह आपको देखे। आपकी अनुमति हो तो आपकी बात में जोड़ना चाहता हूँ। बीजेपी इसको भी कह सकती है कि हमने तो आपके जो महाराज थे ज्योतिराज सिंधिया, उनका कांग्रेस से बड़ा अपमान हो रहा था, इसलिए हमने उनको अपनी पार्टी में लिया है और अब हम उनका सम्मान भी करेंगे, इसलिए आप उनको, उनके समर्थकों को जिताएं ताकि ज्योतिराज सिंधिया दिल्ली में मंत्री भी बन सके। ये बात भी कहीं ना कहीं सामने आएगी। समस्या कि हम लोग मतदाता को बहुत ही बच्चा समझते हैं जी, बहुत भोला है जी। क्या उसको समझ में नहीं आ रहा कि ज्योतिराज सिंधिया क्यों बीजेपी में है, क्या किसका सम्मान हो रहा था, किसका मान हो रहा था, क्या बरैया मतदाता, गांव का मतदाता बहुत जागरूक थे, वो हर चीज से वाकिफ है कि क्यों ये दल बदल हुआ, इसको क्या लाभ होना है, किसका क्या, वो सबको घर घर में बच्चा इससे वाकिफ है। इसलिए हम ये सोच सकते हैं कि भाई बीजेपी एक ये कह देगी कि सिंधिया जी का बड़ा अपमान हो रहा था, हम लिया है, इसमें अब कोई दम वाली बात नहीं बचती, क्योंकि अब ये जिस स्टेज में हमारा लोकतंत्र पहुंच गया है, वहाँ पे ये सब जनता समझदार है। जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं वो भी एक तरह से साफ है कि बीजेपी की 2 सीट तय है, कांग्रेस की 1 सीट तय है, बरैया का हारना भी उसी हिसाब से बिल्कुल तय है। और जैसा दिनेश गुप्ता जी कह रहे थे कि कांग्रेस के जो 22 विधायक हैं उनके खिलाफ बीजेपी के जो विधायक अब इलेक्शन लड़ेंगे, कांग्रेस के चेहरे जो पहले थे, उनके खिलाफ कांग्रेस कौन से नए चेहरे लेकर आती है और चंबल में कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो माधवराव सिंधिया के मुकाबले कांग्रेस को वोट दिलाएगा। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा का चूंकि वक्त खत्म हो चला है, पांडे जी कोई अंतिम अगर आप बात जोड़ना चाहें तो जरूर जोड़ें, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। कोई आपकी अंतिम टिप्पणी इसमें? मुद्दा सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग में मुद्दा सिर्फ इस बार दल बदल ही रहेगा, और उसमें इंडिविजुअल सिंधिया जी की खुद की इमेज प्लस इंडिविजुअल कैंडिडेट जो उनका बीजेपी की तरफ से जो पूर्व विधायक लड़ रहे हैं उनकी इमेज बहुत असर करेगी। कांग्रेस का वहाँ पे कांग्रेस पूरा जोर लगाई, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये डू और डाई वाला एकदम सही समय है। बात दल बदल के मुद्दे पर रहेगी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो इमेज उस पर रहेगी। ऋषि पांडे जी आपका, रंजन जी आपका और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को बता दें कि ये पूरा राज्यसभा चुनाव राजा वर्सेस महाराजा था, महाराजा है, इसमें दोनों जीत के जाएंगे और अब मामला अटकेगा तो विधानसभा उपचुनाव पर कि 22 सीटों में से कांग्रेस जो थी वो कितनी कांग्रेस जीतती है, वापस लेके आती है और बीजेपी उनमें से कितनी छीन पाती है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर हमने बातचीत की विस्तार से। बाखबर के इस रंग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे कि पूरी दुनिया में चाइना को लेकर खिलाफत शुरू हो गई है। इस समय एशिया की अगर हम बात करें तो चाइना वर्सेस इंडिया है, चाइना वर्सेस भारत है। इसलिए कहा जा रहा है कि चाइना के जितने भी ऐप हैं जो मोबाइल पर काम करते हैं या इंटरनेट की बात करते हैं तो उन ऐप्स को रिमूव किया जाए ताकि चीन का विरोध हो और चीन की जो ताकत है वो कमजोर करें। एंड्रॉयड फ़ोन के लिए जो ऐप उपलब्ध होते हैं उसमें बहुत सारे ऐप चीन के हैं, उनके हटाने का अभियान शुरू हो गया है, उनको
कहा जा रहा है कि जितने आप उनके ऐप को हटाएंगे उतना चीन कमजोर पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर यह ऐप टॉप 5 में बने हुए हैं। 17 मई को प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया गया था एंड्रॉयड फ़ोन में जो उनके चीन के ऐप डाउनलोड किए गए थे। इस ऐप को बनाने वाले का दावा है कि इस ऐप को शैक्षणिक मकसद से बनाया गया है, जिसके जरिए देश के लोगों को चीन के ऐप्स की पहचान करने में मदद मिलती है। ये ऐप्स के लॉन्च होने के बाद से ही इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है और इसकी रेटिंग 4.9 है। यानी इस ऐप का नाम ही है चाइना रिमूव ऐप। लॉगिन करने की भी इसको जरूरत नहीं होती। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप में लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। यूजर इसे डाउनलोड करने के बाद आसानी से स्कैन करके चीनी ऐप्स की पहचान कर सकते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो स्क्रीन पर तिब्बत के जो एक विशेषज्ञ हैं, जो समाज सुधारक है, वांगचुंग की हम बात कर रहे थे, सोनम वांगचुंग दिख रहे थे, उन्होंने भी चीन के ऐप को रिमूव करने की अपील की है। आपको बता दें कि आपके फ़ोन खरीदते समय प्ले स्टोर से जो डाउनलोड किया जाता है, उसको अगर चीनी ऐप पहले से ही फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद रहते हैं, आप उसे डाउनलोड नहीं कर डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन ये अहम बात है कि इस ऐप के जरिए, चाइना रिमूव ऐप के जरिए, चीन के उन्हीं ऐप को आप रिमूव कर सकते हैं जो आपके फ़ोन में होते हैं। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।